दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय नंदलाल भारती पर स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं कथाकार नंदलाल भारती की कहानी धूप का बेटा। आइए सुनते हैं यह कहानी। अप्रैल का महीना था। सूरज मानो धरती से कोई पुराना हिसाब किताब बदला ले रहा हो। गांव की पगडंडियां तप रही थीं। हवा में ऐसी लपट थी कि पेड़ों की पत्तियां तक सिकुड़ गई थीं। लोग बताते थे उस साल गर्मी इतनी भयानक थी कि बहुत पक्षियां डालों पर बैठे बैठे मरकर गिर गए थे। जंगली जानवर पानी की तलाश में दम तोड़ दिए थे। ऐसी ही एक सुलगती झुलसती दोपहर में 5-6 वर्ष का एक दुबला पतला बालक गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बैठा था। उसका नाम था नंदेश्वर। वह पहली बार स्कूल आया था। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसे लगता था कि स्कूल में उसे अक्षरों का संसार मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, दोस्त मिलेंगे और जीवन बदलने का रास्ता खुलेगा। लेकिन पहले ही दिन उसे शिक्षा नहीं, अपमान मिला। प्रधानाध्यापक के इशारे पर मास्टर ने उसे कक्षा के भीतर बैठाने की बजाय खुले मैदान में धूप के बीच बैठा दिया। सूरज उसके सिर पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। नंगे पैर, चड्ढी बनियान पहने वह तपती धरती पर बैठा था। अंदर बाहर से सुलग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे यह सजा किस अपराध की मिल रही है। क्या इसलिए कि वह अछूत का बेटा है? क्या इसलिए कि वह उस जाति में जन्मा है जिसके लिए सदियों से शिक्षा के दरवाजे बंद रखे गए थे? धीरे धीरे धूप और तीखी होती गई। लू के थपेड़े उसके शरीर को झुलसाने लगे। उसकी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आखिर भय, अपमान और पीड़ा से थर थर कांपता हुआ वह स्कूल से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह ठाकुर चामराज की हवेली पहुंचा, जहां उसका पिता धनीराम बंधुआ मजदूर था। नाम भले ही धनीराम था, पर उसके जीवन में धन नाम की कोई चीज नहीं थी। टूटी झोपड़ी, फटे कपड़े, अध पेट रोटी और ऊपर से जाति का सदियों पुराना अभिशाप, यही उसकी दुनिया थी। नंदेश्वर हाँफते हुए बोला, बाबू, अब मैं उस स्कूल नहीं जाऊंगा। इतने में ठाकुर चामराज बैठके से बाहर निकल आए। अमरूद के पेड़ की छांव में खड़े होकर व्यंग भरी मुस्कान से उसे देखने लगे। फिर तोते का कुतरा हुआ अमरूद उसकी ओर फेंकते हुए बोले, ले तुम्हारा पहला इनाम। फिर हंसते हुए बोले, सुन नंदुआ, स्कूल तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम लोग खेत और खलिहान के लिए पैदा हुए हो,
अछूत खेतिहर मजदूर हो, अपने बाप की तरह काम करो। सुबह मट्ठा भात मिलेगा, दोपहर में दाल भात रोटी और सब्जी भी कभी कभी। बड़े होकर खेती बाड़ी सीख जाओगे, फिर तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत। नंदेश्वर ने पहली बार ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे नहीं चाहिए हवेली का दाल भात, मेरे घर की नमक प्याज रोटी मुझे मुबारक। इतना कहकर वह हवेली से तेजी से भाग गया। धनीराम की आंखों से आंसू बह निकले थे। वे केवल एक पिता की बेबसी के आंसू नहीं थे, वे सदियों के अपमान, मजबूरी और टूटी हुई आशाओं का दर्द ढो रहे थे। लेकिन उसी क्षण उन्होंने अपने बेटे की आंखों में एक दूसरी आग भी देखी, ऐसी आग जो किसी हवेली से बड़ी और किसी ऊंची जाति से ऊंची, बहुत ऊंची थी। उस रात नंदेश्वर सो नहीं पाया। वह घर के कोने में दुबका सिसकता रहा। बाहर गर्म हवा चल रही थी और भीतर उसका बचपन जल रहा था। सुबह वह बहुत जल्दी से उठा। उसने पशुओं को पानी पिलाया, चारा डाला और खेत से लौटकर नहाया। फिर पुरानी पटरी उठा कर जाने लगा। माँ ने पूछा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो बटवा? नंदेश्वर बोला, हरिजन प्राइमरी पाठशाला, वहीं पढ़ पाऊँगा। माँ, मुझे पढ़ना है, पढ़ाई ही हमें इस नरक के जीवन से बाहर निकाल सकती है। मैं ठाकुर का गुलाम नहीं बनूंगा। माँ सरस्वती की आंखें भर आई। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जा बेटा, परमात्मा तेरी हर इच्छा पूरी करें। उस दिन से नंदेश्वर का संघर्ष शुरू हुआ। वह सुबह शाम घर का काम करता, फिर स्कूल जाता। उसके माता पिता ठाकुर के खेतों और हवेलियों में पसीना बहाते रहे, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। गरीबी हर कदम पर उसका रास्ता रोकती, मगर उसके भीतर पढ़ने की ऐसी भूख थी जिसे कोई अभाव नहीं दबा सका। नंदेश्वर पढ़ाई में तेज था। प्राथमिक विद्यालय के दोनों शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते थे। 5वीं की परीक्षा उसने प्रथम श्रेणी में पास की। फिर जूनियर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक का सफ़र उसने अभावों से लड़ते हुए पूरा किया। कई बार उसे नहर और सड़क निर्माण में मिट्टी ढोने की मजदूरी भी करनी पड़ी, लेकिन उसने किताबों का साथ नहीं छोड़ा। बीए की पढ़ाई उसके लिए किसी पहाड़ पर नंगे पैर चढ़ने जैसी थी। गांव से 30 किलोमीटर दूर कॉलेज था। रोज 60 किलोमीटर साइकिल चलाकर वह पढ़ने जाता, फिर वापस आता। बरसात, ठंड, धूप कुछ भी उसे रोक नहीं पाई। कॉलेज में जातिवाद का जहर भी कम नहीं था। कई बार उसे यह एहसास कराया गया कि वह अपनी औकात भूल रहा है, मगर अब उसके भीतर की आग बुझने वाली नहीं थी। डिग्री पूरी कर जब वह शहर पहुंचा तो
संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ। नौकरी की परीक्षाएं पास करने के बावजूद उसके पास न सिर्फ सिफारिश थी, नौकरी की परीक्षाएं पास करने के बाद उसके पास न सिफारिश थी न रिश्वत देने के पैसे। कई छोटी बड़ी नौकरियां उसने की, कहीं कोयला ढोया, कहीं मंडी में पेटियां ढोई, कहीं फैक्ट्री में तेजाब से सुइयां साफ की। जब भी उसे कुर्सी पर बैठकर काम करने वाली नौकरी मिलती, जाति किसी न किसी रूप में उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती। त्रिनगर के एक मुद्रण संस्थान में उसे 300 रुपये महीने की नौकरी मिली। वह उसी में खुश था। मालिक व्यवहार में अच्छे थे, लेकिन एक दिन उत्तर प्रदेश से आए किसी दूसरे संस्थान के ब्राह्मण कर्मचारी ने उसकी जाति सूंघ लिया। कुछ ही दिनों बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नंदेश्वर समझ चुका था कि इस समाज में भूख से बड़ी बीमारी जातिवाद है, भेदभाव है, छूआछूत है। लेकिन उसने हार नहीं माना तो नहीं माना। भटकते भटकते वह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में पहुंचा। वहाँ भी सामंती मानसिकता मौजूद थी। तबादले, अपमान और मानसिक उत्पीड़न उसके साथ चलते रहे, मगर इसी संघर्ष ने उसके भीतर के लेखक को जन्म दिया। वह दिन में नौकरी और रात में लिखने लगा। वह धूप उसके लिए गर्मी नहीं, बल्कि जाति, अपमान, गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और जीवन की कठोर परिस्थितियों से उबरने का स्रोत बन गई। वो अपने दर्द को शब्द देने लगा, अपने समाज की पीड़ा को कागज पर उतारने लगा। धीरे धीरे उसकी रचनाएं लोगों तक पहुंचने लगी। जिन आवाज़ों को समाज दबाना चाहता था, वे उसकी कलम से बाहर आने लगे। 4 दशकों का लंबा सफर और संघर्ष बीत गया। आज वही नंदेश्वर कंपनी के एक विशाल सभागार में मंच पर खड़ा था। सामने अधिकारी, कर्मचारी और युवा इंजीनियर बैठे थे। आज उसकी सेवा का अंतिम दिन था। मंच संचालक ने कहा, हम ऐसे कर्मठ कर्मचारी का अभिनंदन कर रहे हैं जिसने हाशिए के समाज के संघर्ष को शब्द दिए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। नंदेश्वर माइक के सामने पहुंचा। कुछ ही क्षण वह मौन रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मेरी पहली पाठशाला कोई विश्वविद्यालय नहीं थी। मेरी पहली पाठशाला वह तपती हुई धूप थी जिसमें मुझे बिठाया गया था। सभागार में सन्नाटा छा गया। जिस दिन मुझे बताया गया कि शिक्षा मेरे लिए नहीं है, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं पढ़ूंगा। जिस दिन कहा गया कि मेरा जीवन मेरे पिता जैसा ही बीतेगा, उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने जाना कि बड़ी उसने कहा, मैंने जाना कि गरीबी बड़ी बाधा है,
लेकिन उससे भी बड़ी बाधा मनुष्य के भीतर बैठा भेदभाव है और उससे लड़ने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वह उसके माता पिता की तस्वीर थी। तस्वीर को देखते हुए उसने कहा, वे पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे संघर्ष करना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। सभागार में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। नंदेश्वर ने आगे कहा, अगर कोई आपको यह कहे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो उसकी बात को अपनी नियत मत बनाइएगा। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, उन्हें जिंदा रखिए। जाति और गरीबी रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन सपनों को नहीं। फिर वह कुछ क्षण रुका और मुस्कुरा कर बोला, जो अछूत मजदूर का बच्चा कभी धूप में बैठाया गया था, वह आज उसी धूप को अपनी ताकत बनाकर आपके सामने खड़ा है। तालियों की आवाज़ देर तक गूंजती रही। उस दिन नंदेश्वर को लगा कि उसने केवल नौकरी ही पूरी नहीं की है, बल्कि वह लड़ाई भी जीत ली है, जो कभी एक छोटे से बच्चे ने तपती धूप में बैठकर शुरू की थी। भले ही अछूत मजदूर का बेटा था, वह धूप का बेटा हो गया था। अब उसे समझ आ गया था कि अपराध उसका नहीं था, अपराध उस सोच का था जो इंसान को इंसान नहीं समझती, और उसकी कलम अब उसी सोच के विरुद्ध लड़ रही थी। दोस्तों, आप सुन रहे थे कथाकार नंदलाल भारती की कहानी धूप का बेटा। इस कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए।